नाज़रीन, आइंदा माली साल के लाजमी अखराजात पर कौमी असम्बली में बहस भी मुकम्मल हो चुकी है और कौमी असम्बली ने 407 खरब 41 अरब से ज़ायद की ज़रूरी अखराजात की मंजूरी दी है, जिसमें सरकारी मुलाजमीन के अलाउंसेज और पेंशन के लिए 6 अरब 93 करोड़ के लाजमी अखराजात मंजूर हुए हैं। मुज़म्मिल साहब स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है, जबकि माहिर माशिया डॉक्टर इकरामुल हक ने भी हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर इकराम, बहुत शुक्रिया आपका। मुज़म्मिल साहब, ओवर टू यू। डॉक्टर साहब, आपको फिनांस बिल में कोई तब्दीली नज़र आ रही है? जो प्रपोज जो पेश किया गया है, अब जो पास कराना है, कुछ इशारे हैं कि कुछ तब्दीली हो रही है फिनांस बिल में, आपको नज़र आ रही है? जी बिल्कुल, कुछ चीज़ों पे आईएमएफ ने एग्री नहीं किया है और इजाज़तनामा नहीं फराहम किया। मिसाल के तौर पर ईवी पे 1% लगाना चाह रहे थे गाड़ियों पे, वो इस पे कुछ ज़्यादा खुश नहीं है। वो इस बात पे भी खुश नहीं है कि सैलरीड पर्सन को क्यों रिलीफ दी है। 18% जो बच्चों की कापियों पे और कलम पे और पेंसिल पे स्टेशनरी पे था, उस पे भी उन्होंने कहा कि इसको भी वापस ना कीजिए। और हर तरह से नाखुश हैं कि ये जो आप मराहत देने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनके ख्याल में ये मराहत हैं। और जो वैसे 3-4 ट्रिलियन की एग्जम्पशन है पावरफुल तबकों को एक्सपेंडिचर की शक्ल में हासिल है, टैक्स एक्सपेंडिचर की, उस पर उनको कोई इतराज़ नहीं है। मगर जो आम आवाम को कोई फ़ायदा पहुंचे, इस पर उनको इतराज़ है। जैसे पेट्रोलियम लेवी वो चाहते हैं कि हम 1.7 ट्रिलियन ही इकट्ठी करें, चाहे तेल बेचें या ना बेचें, कम बेचें या ज़्यादा बेचें। मगर पता नहीं उनको कैसे पता चल जाता है कि इतना तेल तो बिकेगा ही कि पाकिस्तान 1.7 ट्रिलियन की पेट्रोलियम लेवी इकट्ठी कर ले। तो वो तो जाहिर है कि उन्होंने ही बनाया था, वही इसको मंजूर भी करने की कोशिश उनका तो कहना था कि बल्कि इस दफ़ा आप ये भी लिखकर गारंटी दें पाकिस्तान गवर्नमेंट को कि आप अपनी नेशनल असेंबली से और सेनेट से ऐसे ही ये बिल पास करवाएंगे जैसे होना चाहिए। हालांकि सेनेट ने तो रिकमेंडेशन ही भेजनी होती हैं, आखिर में तो नेशनल असेंबली नहीं करना। तो इसमें हमें काफी तब्दीलियां नजर आएंगी। अच्छा, नहीं, रियल स्टेट वाले को भी जो रिलीफ दिया है वो भी रिवर्स हो रहा है? जी, उसके ऊपर पाकिस्तान ने उनको राजी कर लिया है कि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि दुबई से जो पैसा अब आएगा और जगहों से, तो वो कहाँ लगाएंगे अगर रियल स्टेट भी मुयसर ना होगा तो अच्छा, और जो इनकम टैक्स का रिलीफ है वो कायम रहेगा या वो उसमें भी कुछ चेंजेस आ रही हैं? मेरा ख्याल है सैलरी वालों के लिए गवर्नमेंट का काफी उनसे ये मुतालबा है कि इनके साथ बहुत ज्यादती हुई है और अब कुछ तो ख्याल कर लिया जाए। 2 साल तो हमने ज्यादती कर लिया, अब 26 में तो कम से कम इजाजत दे दीजिए। तो शायद उस पर भी कुछ थोड़ी वो नरमी दिखा दें। मगर फिर वो ये कह रहे हैं कि उतना ही आप सेल टैक्स बढ़ा दें, क्योंकि बहुत सी ऐसी आइटम भी उस शेड्यूल में डाल दी गई हैं जिसमें टैक्स पहले ही ले लिया जाता है उससे, मैन्युफैक्चरर से, तो वो उसी वक्त पास ऑन करता है। तो जाहिर है कि फिर उसके बाद होल सेलर और ट्रेडर्स का तो कोई मसला ही नहीं रह जाएगा। उनको वैसे भी एक मिल गया है कि वो 250 मिलियन तक अगर उनकी है तो वो उनसे तो टैक्स नहीं लेंगे। आप 1% लेंगे, वो हम पे पास ऑन करेंगे, तो मैन्युफैक्चरर सारा टैक्स हमसे वसूल करके हुकूमत को दे देगा और काम चलेगा इंशाल्लाह। एक मैंने ये भी सुना है कि हुकूमत IMF से एग्जिट लेने के बारे में भी सोच रही है कि इस तरह तो नहीं चला जाता, जी जी तो इनकम्प्लीट प्रोग्राम छोड़ दिया जाए। आपको लगता है वो अभी मुमकिन है या अगले 6 माह बाद ये हो? अभी ये बजट के वक्त ना किया जाए और अगली किस्त के वक्त कर लिया जाए? क्योंकि बहुत सीरियसली ये भी सोचा जा रहा है कि इसके साथ आगे नहीं चला जा सकता, तो इससे एग्जिट ले लिया जाए IMF से। आपको लगता है? ये बिल्कुल सही खबर है, ये बिल्कुल सही ऐसा ही है कि इस बजट को तो पास कर लिया जाए जैसे तैसे करके, फिर बाद में चेंज भी कर सकते हैं मिड ईयर में जाके। बजट कौन सा कोई हतमी चीज है? अखराजात है वो मंजूर हो गए, उसके लिए मसला होता है कि अखराजात के लिए तो आपको एक दफा ही अप्रूवल लेनी है पार्लियामेंट से, बंदा अखराजात कर नहीं सकते आप 1 जुलाई से। जहां तक टैक्सों का है वो तो फिर हम सप्लीमेंट्री बिल भी ले आएंगे और ना हुआ तो SRO से भी चेंज कर लेंगे। मगर थिंकिंग अब यही पाई जा रही है कि ये तो कोई काम करने नहीं देते IMF वाले। जो भी थोड़ी सी हम बेहतरी का काम चाहते हैं, रिलीफ का काम चाहते हैं किसी का, अब एक्सपोर्टर को वो कहते हैं दोबारा 1% फिक्स इनका टैक्स कर देते हैं। जब इनका कर दिया है ट्रेडर्स का, तो उनका क्या मसला है? वो तो डॉलर भी ला रहे हैं, तो वो भी नहीं करने दिया कहा नहीं इनका, बस आप मिनिमम 1.25 कर दें और वैसे इनसे नेट इनकम के बेसिस पे टैक्स लें। अब वो जो सेल प्रोसीड के ऊपर बेचारे पहले 1% देते थे, वो भी बढ़ गया 1.25 पर मिनिमम कर दिया है। वो तो वापस मिलना ही नहीं बेचारों को, तो वो क्या एक्सपोर्ट करें? फिर बिजली महंगी है और हालात भी अच्छे नहीं है और टैरिफ भी लगे हुए हैं, और ऊपर से ये IMF वाले कोई काम नहीं करने देते। तो बड़ी सख्त किस्म की जो है ये अब इस वक्त समझिए कि एक तरह से फैसला ही हो गया कि अब सऊदी अरेबिया से भी कुछ पैसे आ जाएंगे और
कुछ चाइना भी रीलोकेट करेगा और ईरान से ट्रेड भी खुल जाएगी। ईरान पे जैसे ये करेंगे अपनी सैंक्शंस सैंक्शंस, हटेंगे। तो पाकिस्तान को तो बहुत फायदा है। तो फिर शायद IMF की जरूरत ना रहे। और ये जो पेट्रोल की कीमत कल 74 रुपये कम की गई है, ये भी IMF की कंडीशंस के मुताबिक है या इसमें भी हमने IMF को वायलेट किया है क्योंकि 74 रुपये कम कर दिए? जी नहीं, वो इसलिए था कि हम पहले ही जो 1.24 का इसमें इस साल का पेट्रोलियम लेवी का बजट था एक्सीड कर चुके थे, क्योंकि काफी महंगा बीच में बेचा भी हमने। और जो ये सोचा गवर्नमेंट ने कि अब हम कितना अपना पॉलिटिकल कैपिटल और जाया करें। अब इसकी वजह से, पेट्रोलियम लेवी की वजह से हर चीज महंगी हो रही थी। ट्रांसपोर्ट के किराए देखें, फिर ट्रांसपोर्टेशन, जो सब्जी अभी तो मंडी से या चीजें भी तो वहीं से आती हैं डेली, तो उस पर कितना किराया पड़ रहा था, कितना डीजल महंगा था। तो किसी ने समझाया कि इस तरह तो थोड़ा फिस्कल डेफिसिट पूरा होगा, होता है तो होने दे फिस्कल डेफिसिट, क्या कोई बुरी बात है। और जाहिर है होते ही है सारे मुल्कों में, पाकिस्तान में अनोखा होता है फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट को इतनी बड़ी बात नहीं होती, असल होता है कि आप अपनी आमदनी बढ़ाएं। तो इस तरह से तो लोग ही बेचारे सारे पिसके थे। तो ये भी वजीर आजम ने उनको बताया कि जी अब जब बजट हम करते तो फिर पेट्रोलियम लेवी बिला वजह हम क्यों, ये तो नहीं हो सकता कि FBR अपना बजट पूरा ना करे तो वो फिर पेट्रोलियम लेवी से पूरा करें हम। तो ये अच्छा फैसला किया गवर्नमेंट ने कि ये नहीं हम करेंगे, और क्लियर हिंट दिया उनको। जी जी। ये IMF से अगर हम निकलते हैं तो साथ वजीर खजाना भी जाएंगे या वजीर खजाना बच जाएंगे और IMF से निकल जाएंगे? नहीं जी, वो तो उन्हीं के वहाँ पर आए थे, तो वो तो फिर नहीं रहने चाहेंगे। वो तो सिर्फ IMF की ड्यूटी करने आए थे, हमारा काम थोड़ी करने आए थे। वो तो उन्होंने भेजा था कि आपने हमारी शराइत मनवानी, तभी तो बैठे होते। लेकिन अब जो लोग मैटर करते हैं उन्होंने कहा काफी हो चुका है कि बिला वजह आप इतने ज्यादा टैक्सेस, कभी सुपर टैक्स, कभी कुछ, इकोनॉमी चलने ही नहीं दे रही IMF। और अब उन्होंने भी कह दिया है, लेकिन वो बिल्कुल कह रहे क्लियर हैं कि इशारा दे दिया है। 2022 में डार साहब ने जब IMF को खुदा हाफिज कह दिया था तो हमारे रिजर्व्स भी डाइल्यूट हो गए, $3 बिलियन पे आ गए थे, हम डिफ़ॉल्ट के किनारे पे आ गए और फिर हमने नाक रगड़ के दोबारा IMF ज्वाइन किया। तो वो जो एक एडवेंचर है एक दफ़ा पहले IMF को छोड़ने का, उसकी बहुत बड़ी कॉस्ट पे की है पाकिस्तान ने। तो अब जो दोबारा दोस्त मशवरा दे रहे हैं कि IMF छोड़ दें, वो वहीं पे दोबारा लेके जाना चाहते हैं पाकिस्तान को जहां 2022 में हम थे। जी बिल्कुल सही आपने कहा। मतलब 2022 में तो आपको पता है कि हालात कुछ और थे। अब इस वक्त तो जियोपॉलिटिकल एंगल से देखे तो पाकिस्तान तो फेवरेट है इस वक्त अमेरिका का। तो फिर क्या जरूरत पड़ी है, IMF इतनी सख्ती हम पे किए चले जा रहा है। जो एक प्रोग्राम 2018 में हमने पूरा किया था, वो भी तो 30 वेवर देकर, क्योंकि उस वक्त उन्हें हमारी जरूरत थी अफगानिस्तान में। तो ये IMF कौन सा बड़ा मेरिट पे काम करता है। इनका भी तो यही मसला होता है कि अगर ऊपर से वो कह दें तो बस ठीक है। अब चाइना की भी वहाँ थोड़ी सी जो होल्डिंग है वो 30% तक पहुंच गई है। तो चाइना कौन सा हमें नुकसान पहुंचाना चाहेगा। अब ये तो बार बार उनसे पूछते हैं कि चाइना के आप हमसे पैसे लेके चाइना को दे देंगे, इस तरह की फजूल बातें करते हैं। जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जहाँ चाइना ने रीलोकेट करना था, वो सारे IMF ने आगे खत्म करवाने की कोशिश की और कह रहे हैं नहीं जी आप तो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन नए बनाएंगे नहीं, और जो बने हुए हैं उनकी एग्जम्पशन भी खत्म करें। तो वो एक एक ऐसी चीज चुन रहे हैं जो CPEC के खिलाफ हो। तो जाहिर है इस वक्त फिर इसका बड़ा क्लैश होता है कि आप किस तरह इकोनॉमी चलाएंगे। अगर आप अपने जो आपके हमेशा के दोस्त हैं उनको भी आप कोई अच्छा नहीं दे पा रहे डील। तो अभी जो बहुत जबरदस्त टैरिफ चाइना पे लगे थे, तो बहुत ख्याल था कि चले हमारे अगरचे इंतजामी मशीनरी नहीं बना सकी अच्छे जो जोन थे, मगर चलिए अब तो वो कर सकते हैं रीलोकेट। एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी जो फैक्ट्रियां थी उसमें एक्सपेंशन कर सकते हैं, मगर उसके लिए सऊदी भी पैसा देने को तैयार है। मगर फिर हमने रेट ऑफ टैक्सेस 60% IMF ने करवा दिए, तो 60% पे तो कोई कंपनी आकर काम नहीं करेगी। तो IMF का एक तो बिल्कुल पूरे का पूरा यही आइडिया रहता है कि हमें ये साबित करें कि पाकिस्तान की डेट सस्टेनेबिलिटी का म्यार बहुत खराब है, तो इसलिए चाइना से भी मजीद पैसे ना लें, किसी से भी मजीद पैसे ना लें, और बस आप हमारी तरफ देखें। और वो खुद हमें को क्या देते हैं, बस कभी एक 1.2 दे दिया, और वो भी अभी तक देखिए रिलीज नहीं किया है, और बिला वजह तंग करते हैं पाकिस्तान को। एक राय ये भी है कि ये जो अब पेट्रोल सस्ता किया गया है 1 जुलाई के बाद इसलिए महंगा करना पड़ेगा कि पेट्रोल लेवी आपको बढ़ानी पड़ेगी। अभी तो आपने चूंकि टारगेट पूरा कर लिया हुआ था तो आपने लेवी कम कर ली, लेकिन 1 जुलाई के बाद नए फाइनेंशियल ईयर में तो आपको फिर अपने लेवी के पुराने स्टैंडर्ड पे आना पड़ेगा। तो फिर आपको 1 जुलाई के बाद दोबारा पेट्रोल महंगा करना पड़ेगा, चाहे इंटरनेशनल मार्केट में यही रेट रहे।
जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। देखिए पेट्रोलियम लेवी का बजट जो था वो इतना ज्यादा कर दिया आईएमएफ के साथ मिलकर इन्होंने, और बगैर सोचे समझे कर दिया। बिकॉज देखिए ये तो बड़ा ही खतरनाक किस्म का मामला है कि एक इससे कितनी अनरेस्ट हो सकता है कि एक आम जो बच्चा जा रहा है, बड़े उसके वालिदैन भी गरीब है, फिर भी उसको एक मोटरसाइकिल किस्तों पे लेके दी हो रही है, वो 150 रुपये पर लीटर टैक्स दे, और प्राडो वाला और वहाँ जो लैंड क्रूजर वाला है वो भी 150 रुपये। ये तो दुनिया में कहीं नहीं होता। ये सिर्फ टैक्स का इस तरह लगाने का मकसद ये लंबे अरसे के लिए होगा कि आपके फिर बहुत अनरेस्ट हो जाएगा। और ये बहुत ही मेरा ख्याल में गलत तरीके से निगोशिएट किया गया कि पेट्रोलियम लेवी को हम मेन टैक्स बना लें और सेल टैक्स खत्म कर दें। अगर सेल टैक्स 18% लगता इसके ऊपर, जो कि स्टैंडर्ड हमेशा से लगता था, और लेवी तो बस एक छोटा सा चार्ज होता था, और उन्होंने उसको जीरो कर दिया और इसको लगाकर इतना ज्यादा अपने पास सारा जेब में रख लिया। ये किसने फार्मूला दिया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को भी वायलेट करें, सूबों के राइट भी खत्म करें? अब सूबों के पास कौन सा वो 57.5% रह गया? 1200 तो आपने उसे ग्रांट ले ली, सेल टैक्स उनका आपने खत्म करके सारे का सारा जेब में डाल लिया, और 700 बिलियन का आप उनसे कैश रिजर्व भी मांग रहे हैं, इसलिए उनके डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर भी आपने कहाँ कर दी हैं। तो कौन सी आइन की तो कोई बालादस्ती नहीं रही, आईएमएफ की बालादस्ती हुई है। आखिरी सवाल तो आपसे, केपी ने सरप्लस नहीं दिया, उन्होंने खसारे का बजट दिया है, इसके नतीजे में आईएमएफ की किस्त रुक जाएगी या वेवर हो जाएगा? जी 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 नहीं, कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा जो है वो इस वक्त उनके पास से मौजूद है। वो जो नेशनल पैक्ट के जिम्मन में वो दे चुके हैं, उससे हमारा मसला हल हो जाएगा। प्राइमरी सरप्लस हमारा आईएमएफ की कंडीशन पूरी कर सका, स्वाय एक जो एफबीआर का बजट पूरा नहीं हुआ। इसके अलावा हमने आईएमएफ की कोई वायलेशन नहीं की, और पैसे जरूर मिलेंगे, बल्कि फ्यूचर में भी मिलेंगे अगर हम प्रोग्राम में रहे तो। ठीक है, बहुत शुक्रिया इकराम साहब, बहुत शुक्रिया।